नमस्कार, प्रभा साक्ष्य देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रभा साक्ष्य के संपादक नीरज कुमार दुबे। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद अंकित जी। और शुरुआत हम महाराष्ट्र से करते हैं और देवेंद्र फडणवीस का एक बयान, वोट जिहाद का जवाब धर्म युद्ध से देना है जी। इसको लेकर लगातार महाराष्ट्र में हालांकि कई ऐसे नारे हैं जिसको लेकर चर्चा हो रही है। हम वहाँ भी पहुँचेंगे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरीके से कहा है जी कि वोट जिहाद, और उदाहरण भी दे रहे हैं, वो धुले लोकसभा सीट का उदाहरण दे रहे हैं कि हम 7 में से 6 जो विधानसभा सीटें हैं वहाँ 1,90,000 वोट से आगे थे और मालेगांव में जाके हम 3,000 वोटों से हार गए। तो वो कह रहे हैं कि जब सामने वाला कह रहा है कि एकजुट होकर हमें वोट दो, तो हम क्यों नहीं कह सकते हैं। जी देखिए, ये जो महाराष्ट्र का चुनाव हो रहा है, 12 सीटें उन्हें बताइए कि 12 सीटें ऐसी हैं। बिल्कुल, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो लोकसभा चुनाव में वोट जिहाद जो चला था, और उस समय भी इस तरीके से फतवे भी आए थे, और वोट जिहाद का जो एक अभियान चला था उससे बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, क्योंकि बीजेपी बार बार कह रही थी कि अब की बार 400 पार, तो एक भय का वातावरण उसके चलते बनाया गया। वो नारा उस चक्कर में बीजेपी को मिसफायर भी कर गया। एक माहौल ये बनाया जा रहा था, क्योंकि हम ग्राउंड लेवल पर थे लोकसभा चुनाव में, तो हमने देखा था कि किस तरीके से खास तौर पर मुस्लिम समुदाय के बीच एक माहौल बनाया जा रहा था कि बीजेपी को जो सरकार बनाने के लिए नंबर चाहिए 272, वो 2014 में उससे ज़्यादा मिले, और 2019 में 300 पार कर गई बीजेपी। तो बीजेपी ने जो काम करना है, अपने जो मूल एजेंडे हैं, चाहे वो 370 हटाने का हो, चाहे राम मंदिर बनाने का हो, चाहे अन्य बड़े वादे थे, वो पूरा करने के लिए उनको इतनी सीटें पर्याप्त हैं। वो 400 किस लिए मांग रहे हैं? वो 400 इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि इसको, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। 400 इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि मुस्लिमों का जो वोट का अधिकार है उसको वापस लेना है। वो 400 इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि संविधान बदलना है। तो इस तरीके के फर्जी वीडियो बनाकर, फर्जी विमर्श फैलाकर, फतवे जारी करके, और ख़ास तौर पर हमारा जो मुस्लिम समाज है उसमें बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो कि ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, तो उनको बहलाना फुसलाना बहुत आसान होता है। और तमाम जो धार्मिक शिक्षा देने वाले जो मौलाना हैं वो इसी काम में एक जिहाद की तरह लगे हुए हैं। तो ये हमने देखा था लोकसभा चुनाव में, प्रत्यक्ष ये अनुभव किया था कि इस तरीके का एक अभियान चल रहा है। तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो कह रहे हैं एकदम सही कह रहे हैं, क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। और महाराष्ट्र में बीजेपी को लोकसभा सीटें ज़्यादा से ज़्यादा दिलाने के लिए देवेंद्र फडणवीस ही सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे थे। तो उनको पता है कि कहाँ पे नुकसान हुआ। उनको बीजेपी का महाराष्ट्र में हमने देखा है कि ग्राउंड लेवल पर कितना मजबूत संगठन है, उनके पास फीडबैक लेने की, और क्या कहाँ पर क्या गलती हो गई, किससे गलती हो गई, कहाँ पर जो नारा था या हमारा जो प्रबंध था वो काम नहीं कर पाया, इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से वो लोग जानकारी जुटाते हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी के स्ट्रक्चर को बहुत भली भांति जानते हैं। तो इसलिए हमको पता है कि देवेंद्र फडणवीस अगर ऐसी बात कह रहे हैं तो वो जाहिर सी बात है कि वो अनुभव के आधार पर कह रहे हैं, और जो उनको धक्का पहुंचा था महाराष्ट्र में, और एकमात्र देवेंद्र फडणवीस ही थे। आपने देखा होगा बीजेपी को झटका हालांकि देश के कई राज्यों में लगा था लोकसभा चुनाव में, लेकिन एकमात्र देवेंद्र फडणवीस थे जिन्होंने इस्तीफे की पेशकश की थी और कहा था मैं संगठन के लिए काम करना चाहता हूं, मैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पार्टी को फिर से उभारने के लिए काम करना चाहता हूं। तो ये दिखाता है कि उनके पास फीडबैक था, उनको पता था कि हम जो मेहनत कर रहे हैं उसके क्या परिणाम आएंगे, लेकिन परिणाम अपेक्षा अनुरूप नहीं रहे। तो अब जो उन्होंने बयान दिया है वो उसी बात को प्रदर्शित कर रहा है। और वोट जिहाद, देखिए, एक बार जब उनका ये अभियान सफल हो गया, वो फिर से उस अभियान को तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। आप देखिए कि तमाम ऐसे जो घोषणाएं की गई हैं वहाँ पर कि अगर जो एमवीए की सरकार बनती है तो हम मुस्लिम समाज के लिए ये मांगे मनवा लेंगे, वो मांगे मनवा लेंगे, और तमाम मांगों पर काफ़ी हद तक सहमति भी दी है एमवीए की जो घटक पार्टियां हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब एक तरफ इस तरीके के प्रयास हो रहे हैं तो दूसरी तरफ भी वैसे ही प्रयास होंगे। तभी वो कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे,
तभी वो कह रहे हैं कि हम एक हैं तो सेफ हैं, ये नारे तभी लग रहे हैं। और धर्म युद्ध इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो भी धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं। हालांकि जो भारत का संविधान है वो यही कहता है कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर और रंग के नाम पर इस तरीके से वोट नहीं मांगे जाने चाहिए। तो ये गलत है, लेकिन सभी पार्टियां कर रही हैं और सबको लगता है कि वो सफल हो रहे हैं, तो हम भी उसी फार्मूले पर चलें, जो कि ठीक नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और हमारा जो चुनाव है वो धर्म जाति से ऊपर उठकर होता है। हमारे लोकतंत्र का जो उत्सव है उसका जो उसके जो विभिन्न रंग हैं पूरी दुनिया देखती है। तो महाराष्ट्र का चुनाव, और महाराष्ट्र एक देखिए, आप देखिए कि हम कह सकते हैं कि बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ और देश की जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान करने वाला राज्य है। तो उस राज्य से ये अपेक्षा नहीं की जाती है कि वो ऐसे मुद्दों पर वहाँ की जनता वोट करेगी, लेकिन चूंकि नेताओं ने माहौल ऐसा बना दिया है जो धर्म की राजनीति करते हैं और धर्म और राजनीति का घालमेल करते हैं, उन्होंने समाज में एक कट्टरता का बीज बो दिया है। तो ये जो महाराष्ट्र को प्रगति के पथ से मैं कह सकता हूँ कि उतारने की एक साजिश भी है ये। लेकिन देखना होगा कि एक चीज़ और देखने को मिलती है कि चुनाव में भले ही इस तरीके की बातें की जाएं, लेकिन उसके बाद फिर विकास की पटरी भी चल पड़ती है। लेकिन अगर कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, तो हमने देखा था कि कोलिशन गवर्नमेंट बनी थी तो अनिल देशमुख पर आरोप लगा था कि आप 100 करोड़ रुपया डेली का आप हमारे को दो, या वीकली था जो भी था, तो वो आप लाके दो। पुलिस कमिश्नर को टारगेट दिए जा रहे थे। तो इस तरह से उगाही का धंधा नहीं होना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र में जो जनता है बड़ी समझदार है। लोकसभा चुनाव में मतदान किया था, लेकिन उसके बाद मैं तमाम जो सर्वेक्षण थे हाल ही के, तमाम टीवी चैनलों के थे, मीडिया संगठनों के थे, उनको मैं देख रहा था, तो उसमें बड़ा आश्चर्यजनक बदलाव आया है। लोकसभा चुनाव के बाद से जो एनडीए की जो टैली है, चाहे वो विभिन्न जातियों के बीच हो, विभिन्न वर्गों के बीच हो, वो काफ़ी अच्छी उसमें सुधार होता दिखा है। देखना होगा कि वो सब चीज़ें प्रदर्शित होती हैं नहीं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने जो कहा है वो उसका समर्थन सिर्फ इसलिए है क्योंकि दूसरा पक्ष भी ऐसे ही कर रहा है। आप देखिए कि एक मौलाना का वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें वो क्या कह रहे हैं कि 2014 में जो 2024 का जो आम चुनाव था, लोकसभा चुनाव, उसमें जिन मुसलमानों ने एनडीए को वोट दिया उनका हुक्का पानी बंद करिए, उनका सामाजिक बहिष्कार करिए। तो ये कितना गलत है। आप धर्म के नाम पर फतवा जारी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज को, इस्लाम को बचाना है। तो ये देखिए, धर्म को बचाने की लड़ाई नहीं है, ये महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने का एक संकल्प लेकर आगे बढ़ने की लड़ाई है। तो उसको देखना चाहिए, ना कि धर्म को बचाने का आह्वान करते हुए धार्मिक मुद्दों पर लोगों को एकजुट करने का आह्वान करना चाहिए। मौलाना ने जो कहा या दूसरे धर्म के लोग जो कह रहे हैं, उसको हम कह सकते हैं कि चुनाव आयोग को भी गंभीरता से लेना चाहिए। आगे इस तरीके के संबोधन ना हो। आप देखिए कि जो नेता हैं वो इस तरह से बयान नहीं दे रहे हैं, है ना। जो धार्मिक लोग जिनका राजनीति से कोई वास्ता नहीं है वो कूद पड़े हैं और वो माहौल में तनाव पैदा कर रहे हैं, है ना। तो अब जो चुनाव आयोग को नोटिस जाता है वो नेता पर जाता है, नेता बोलता है कि पहली टिप्पणी वहाँ से आई इसलिए हमने उसके जवाब में की है। तो ये खेल जो है ना, ये बड़ा कह सकते हैं कि आपस में जुड़ा हुआ है। लोगों की आंखों में धूल झोंकने का एक प्रयास हो रहा है, सबका एक मिलाजुला प्रयास है। तो चुनाव आयोग को भी देखना चाहिए कि इसका कैसे हल निकाला जाए। बिल्कुल, बटेंगे तो कटेंगे जी। बीजेपी में इसको लेकर कंफ्यूजन क्यों है? आप महाराष्ट्र में ठीक है, एक अजीत पवार का अपना एक पॉलिटिक्स है जी। और सबको पता है कि उनकी पॉलिटिक्स किस तरीके से चलती रही है। और देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा कि वो ऐसे सेकुलर गैंग से आ रहे हैं। उन्होंने पहले जिस तरीके से राजनीति की है, अब हमारे साथ आए हैं, तो हमारे राजनीतिक तरीकों में ढलने में उन्हें वक्त लगेगा, इसलिए उनको आपत्ति हो सकती है। लेकिन पंकजा मुंडे जी विरोध कर रही हैं, आपके अशोक चौहान विरोध कर रहे हैं, इसके अलावा योगी के सहयोगी भी हैं जी। नाम लेना ठीक है नहीं, लेकिन इंतज़ार में है वो, काफ़ी 2017 से इंतज़ार में है। वो भी कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे नारा जो है वो सीएम साहब का है, हम तो एक हैं तो सेफ है वाले नारे के साथ हैं जी। तो बटेंगे तो कटेंगे पर बीजेपी में बंटवारा कैसे हो गया? देखिए, जो महाराष्ट्र का अगर हम पहले बात कर लें तो महाराष्ट्र में जो बटेंगे तो कटेंगे, आपने कहा कि बीजेपी के जो लोग हैं या एनडी जो महायुति के जो लोग हैं वो आपस में बटे हुए नजर आ रहे हैं इस नारे को लेकर। तो हमारे को एक चीज़ देखनी होगी कि महाराष्ट्र में जो सामने दिख रहा है दरअसल वो पीछे से वैसा नहीं है सब कुछ। अब आप देखिए कि जो देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, हम इसके साथ हैं। जो अजीत पवार कहते हैं कि महाराष्ट्र में ये नारा नहीं चलता, अशोक चौहान ने भी ये बात कही, पंकजा मुंडे ने भी ये बात कही।
अब आप देखिए कि देवेंद्र फडणवीस ये बात इसलिए कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा सही है क्योंकि वो अपना जो हिंदू वोट बैंक है उसको एकजुट रखना चाहते हैं। वो उसको मैसेज देना चाहते हैं कि हम एक हैं तो सेफ हैं, और वही बीजेपी का वोट बैंक है, तो बीजेपी को अपने उस वोट बैंक को एकजुट रखना है। और बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती ये भी है क्योंकि शिवसेना में विभाजन होने के बाद अब इस बात का फैसला इस बार चुनाव में होने जा रहा है कि असली शिवसेना कौन है। तो शिवसेना का तो फैसला होगा, वो दूसरी चीज़ है, लेकिन बड़ा फैसला ये होने वाला है कि हिंदू जो हैं वो बीजेपी के साथ कितने हैं। तो बीजेपी को उस हार्ड लाइन पर रहना ही पड़ेगा कि बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं। तो देवेंद्र फडणवीस इसी बात पर अड़े हुए हैं। अब आप बात करते हैं अजीत पवार की। अजीत पवार के बारे में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वो सेकुलर गैंग से आए हैं, तो समझने में टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा है नहीं। वो देवेंद्र फडणवीस समझ रहे हैं कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। दरअसल आप देखिए कि शायद कांग्रेस के बाद अजीत पवार की जो पार्टी है वो ऐसी पार्टी है जिसने कि 10 या 11 मुसलमानों को उसमें उम्मीदवार उतारा है, उम्मीदवार के रूप में उतारा है महाराष्ट्र चुनाव में। अच्छा खासा प्रतिनिधित्व दिया है एनसीपी ने। एनसीपी को पता है कि सिर्फ हिंदू वोटों से गुजारा चलने वाला नहीं है। एनसीपी उस जो घड़ी का चुनाव चिन्ह है वो ऐसे खासतौर पे ऐसे विधानसभा क्षेत्रों में भी काफ़ी प्रभावी है जहाँ पर मुस्लिम आबादी है और वहाँ पे एनसीपी को वोट मिलता रहा है। तो अजीत पवार क्योंकि पार्टी के अध्यक्ष भी हैं तो वो चाहेंगे कि उनकी पार्टी को सभी समाज का वोट मिले, और इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि यहाँ बटेंगे तो कटेंगे नारा नहीं चलेगा। वो खुलेआम कह रहे हैं, उनको पता है कि हिंदू वोट वो ले आएंगे, मैं मुस्लिम वोट ले आया तो हमारा जो गठबंधन है वो मजबूत होगा, बाद में तो हमको मिलना ही है, अभी बढ़ जाते हैं कोई बात नहीं पब्लिक के सामने, तो वो हिंदू वोट ले आए, मैं मुसलमान वोट ले आऊँ। और जो एमबीए ये भी एक पॉलिटिक्स ही है। हाँ पॉलिटिक्स है, एमबीए का खेल खराब करना है, तो इसलिए वो ऐसी बात कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं अशोक चव्हाण की, तो अशोक चव्हाण भी जिस क्षेत्र से आते हैं नांदेड़ से, तो वहाँ पर अब उनकी बेटी चुनाव लड़ रही है, उनकी बेटी हर चुनाव जीते, सभी वर्गों का वहाँ पे उनको वोट मिले, इसलिए वो भी यही बात कह रहे हैं। और वो ये जो बात कह के आगे के लिए भी संकेत दे रहे हैं बीजेपी को कि अगर सरकार बनती है तो मेरी बेटी को भी कोई भूमिका मिले, वरना हमारे पास ऑप्शन और भी खुले हैं। तो ये लेकिन पंकजा मुंडे को आपत्ति क्यों हो रही है? पंकजा मुंडे देखिए, अगर आप देखें तो पहले लोकसभा चुनाव भी लड़ना चाह रही थी, बाद में उनको बोला कि टिकट नहीं मिलेगा, फिर अंततः जब प्रेशर बना तो उनको टिकट मिला, वो चुनाव हार गई। बीच में इस तरह की परिस्थितियां बन गई थी कि शायद वो बीजेपी भी छोड़ने वाली थी, और उनके खासतौर पर देवेंद्र फडणवीस से संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं, क्योंकि एक समय जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने थे उस समय पूरी तरह से चर्चा थी कि पंकजा मुंडे को मुख्यमंत्री पद का पद मिलेगा। पंकजा मुंडे को मुख्यमंत्री का पद नहीं मिला, और ये स्थिति ये हो गई थी कि वो विधानसभा भी चुनाव हार गई थी, लोकसभा भी हार गई थी, घर बैठ गई थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पर उनको अभी कुछ दिन पहले ही विधान परिषद भेजा गया, और अब वो विधान परिषद में अपने भाई चचेरे भाई धनंजय मुंडे के लिए प्रचार कर रही है, जिनसे वो हारी थी, जिनसे वो हारी थी। तो पंकजा मुंडे के मन में भी मैंने को बताया कि चूंकि एक समय थोड़ी दिन पहले स्थिति ऐसी बन गई थी कि वो बीजेपी छोड़ने वाली थी, तो थोड़ा सा मन में आनंद फानन में मध्य प्रदेश का सह प्रभारी भी बनाया गया जी। और देवेंद्र फडणवीस से चूंकि उनकी शुरू से नहीं बनती है, जब से वो मुख्यमंत्री बने तब से नहीं बनती है, तो ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस जिस लाइन को ले रहे हैं मुझे उस लाइन को नहीं लेना है। तो ये कई सारे फैक्टर हैं महाराष्ट्र की राजनीति के, लेकिन हमको जो बटे हुए दिखाई दे रहे हैं ना वहाँ पर, ये पर्दे के पीछे सारे एक हैं। ये हमारे को दिखा रहे हैं कि हम बटे हुए हैं, लेकिन ये पीछे से सत्ता के लिए सारे एक हैं कि हिंदू वोट मैं लेके आता हूँ, आप मुस्लिम लेकर आओ, अभी आप हम पे हमला बोलो, बात हम आप पर बोलेंगे, बाकी सब एक हैं। अब आप देखिए ना कि अगर हम मानखुर्द सीट की अगर हम चर्चा कर लें, जहाँ से नवाब मलिक को उतारा है अजीत पवार की पार्टी ने, बीजेपी ने कहा था कि हम उनके लिए काम नहीं करेंगे, आप उनको टिकट मत दीजिए, लेकिन उसके बावजूद अजीत पवार ने उतारा, और ये उतारकर एक संकेत दिया है, संदेश दिया है मुस्लिम समाज को कि हम नवाब मलिक को इतने सारे आरोपों के बावजूद टिकट दे रहे हैं, तो हम मुस्लिम समाज के साथ खड़े हैं, आप हमको वोट दीजिए। सिर्फ नवाब मलिक को नहीं उतारा है अजीत पवार ने, उनकी बेटी को भी उतारा है, और ये तो मैसेज उन्होंने दिया वहाँ पर अपने समाज में, मुस्लिम समाज में दिया। ऊपर से बीजेपी ने हिंदू समाज में मैसेज ये दिया है कि हम नवाब मलिक का समर्थन नहीं करेंगे, और वहाँ पर शिवसेना का उम्मीदवार उतार दिया है। बीजेपी के कार्यकर्ता उस शिवसेना के उम्मीदवार के लिए काम कर रहे हैं, और इसी के साथ ये भी एक गेम है, मानखुर्द का भी एक बड़ा गेम है अंकित जी, कि वहाँ पर अबू आजमी जो उनका गेम खराब करना है। 3 बार के वो विधायक हैं, और अभी मैं देख रहा था उनका एक भाषण की, वो कह रहे थे कि अगर हमको 7-8 मुसलमान एमएलए मिल जाते हैं तो किसी की हिम्मत नहीं होगी महाराष्ट्र में जो मुसलमानों को धमका सके। वैसे भी कोई धमका नहीं सकता, कानून इसकी इजाज़त नहीं देता है।
तो आप या देखिए कि समाजवादी पार्टी का खेल खराब करने के लिए भी ये अब आपको बाहर से दिख रहा है कि ये तो शिवसेना एक दूसरे के खिलाफ है। एक दूसरे के खिलाफ है, लेकिन वो एक हैं, वो अबू आजमी को हराने के लिए एक हैं। तो ऐसे कई सीटों पर जो दिख रहा है वो असल में है नहीं। तो महाराष्ट्र का गेम वहाँ पर आप देखिए, जो मुंबई है, माया नगरी है, वो अभिनय के लिए खास तौर पर जानी जाती है, वहीं पर अभिनेता अभिनेत्री होती है। तो मुझे लगता है कि जो राजनेताओं से बढ़िया अभिनय कोई कर नहीं सकता है। हाँ, और अब हम लोग झारखंड की तरफ आते हैं सर जी। जम्मू कश्मीर के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष बड़े नेता हैं गुलाम अहमद मीर। भाजपा झारखंड में मुद्दा बना रही है घुसपैठियों का। एक चरण का चुनाव संपन्न हो गया है, दूसरे चरण का चुनाव 20 को होंगे। उन्होंने कहा कि हिंदू हो या मुसलमान हो या फिर घुसपैठिए ही क्यों ना हो, हम सभी को 450 रुपये में सिलेंडर देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस की मानसिकता है, ये कांग्रेस की सोच है। वो बाहर के लोगों को ला के यहाँ बसाना चाहते हैं। वो जो तुष्टीकरण की राजनीति है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। शिवराज ने भी पलटवार किया। तो इसको लेकर आप कैसे क्या देखते हैं झारखंड को लेकर? देखिए, जो अवैध घुसपैठिए हैं उनके प्रति भारत सरकार की जो नीति है वो यही है कि उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी, और अगर जो हमारे जो नागरिकता संबंधी जो कानून है उसके दायरे में कोई आता है तो उसको नागरिकता जरूर मिलेगी, और अवैध घुसपैठिए हैं उनको बाहर करने की नीति है। अगर उनको कोई ऐसी पार्टी का नेता जिसने कि 50-60 साल देश पर शासन किया हो, उसका एक नेता इस तरीके की बात करता है तो ये सीधा सीधा है ध्रुवीकरण का प्रयास है। और आप देख रहे हैं कि झारखंड में ध्रुवीकरण जो है वो बड़ी मात्रा में हो रहा है। नेताओं के बयानों के चलते माहौल इस तरीके का बन गया है। तो अगर आप कहते हैं कि घुसपैठियों को हम सस्ता सिलेंडर देंगे तो ये दिखाता है कि आप सत्ता के लिए किस हद तक जा सकते हैं, किस हद तक गिर सकते हैं। जहाँ तक गुलाम अहमद मीर की बात है तो वो संगठन की दृष्टि से और मैं कह सकता हूं कि वो विफल नेता हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं। मैंने उनसे कई साक्षात्कार भी किए हैं, उनकी राजनीति को देखा समझा भी है। संगठन जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में वो कोई प्रभावी भूमिका नहीं निभा पाए, अपनी पार्टी को आगे नहीं बढ़ा पाया। हमने अभी देखा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस की क्या हालत हुई है, जम्मू में क्या हालत हुई है, कश्मीर में श्रीनगर में क्या हालत हुई है, घाटी में क्या हालत हुई है। तो ये दिखाता है कि वो कोई ऐसे वो ठीक है कि एक आपको क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद पार्टी छोड़ गए तो उसके बाद जम्मू कश्मीर में किसी नेता को केंद्र की राजनीति में, दिल्ली की राजनीति में लाना था, उनको ला के दिल्ली की राजनीति में एक प्रभारी बनाया गया। वो वहाँ पर काफ़ी समय से काम भी कर रहे थे, लेकिन जो काम है उनका आप देखिए कि अंत समय तक वहाँ पर सीटों के बंटवारे को लेकर आपस में घमासान होता रहा। और आप देखिए कि वो कैसा प्रभारी व्यक्ति है जो कि चुनाव होना है उससे ठीक एक दिन पहले उनका घोषणा पत्र आ रहा है। तो ये दिखाता है उनकी कार्यक्षमता कितनी है, वो कितने सक्रिय नेता हैं। तो आप जबकि आदर्श आचार संहिता कहती है कि जब अगर 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद हो गया तो आप किस तरीके की नीतिगत घोषणा नहीं कर सकते, आप रैली सभाएं नहीं कर सकते, आप घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते, लेकिन आपने वो कर दिया। आपका घोषणा पत्र तैयार नहीं था, तो आपका लास्ट मोमेंट तक जब आपके पास चीज़ें तैयार नहीं हैं तो आप किस बात के प्रभारी हैं, आप किस बात के बड़े अच्छे नेता आपको कहा जाए। तो आप जब आपकी तैयारी नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप इसी तरीके के बयान देकर ध्रुवीकरण का प्रयास करेंगे कि वोट किसी तरीके से मिले, मैं अपने आला कमान को दिखा पाऊँ कि भैया मैं प्रभारी था तो मैंने पिछली बार 4 सीटें थी तो इस बार मैं 5 कर पाया, पिछली बार हमारे को 8% वोट मिले थे तो मैं इस बार 8.5% कर पाया। तो ये अपने आकाओं को खुश करने के लिए और ध्रुवीकरण कराकर कुछ वोट हासिल करने का प्रयास है। और उनको मैं ज़्यादा तवज्जो इसलिए नहीं देता क्योंकि हम कह सकते हैं कि कोई सफल नेता नहीं है, उनकी नीतियां ऐसी कोई प्रभावी नहीं रही हैं। बस ठीक है कि वो अपने कुछ राजनीतिक गुरुओं की कृपा से आगे इतना आ चुके हैं। तो ये था इस सप्ताह का चाय पर समीक्षा कार्यक्रम। आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।